स्वागत है आपका प्राचीन भारत की पहली क्लास में। और प्राचीन भारत के इतिहास की हम अगर बात करें, हमारे यूपीएससी और आरपीएससी के रेलेवेंस से अगर हम देखें तो हमारा प्राचीन भारत ओनली प्रीलिम्स में ही ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेंस में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की दृष्टि से ही हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद में वैदिक पीरियड जिसके अंदर ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल हम पढ़ेंगे। उसके बाद में महाजनपद काल जिसमें बौद्ध और जैन धर्म के बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद में मौर्य काल, पोस्ट मौर्यन एरा, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और पोस्ट गुप्ता यानी गुप्तोत्तर काल। देखिए ये हमारे एंशिएंट इंडिया से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो हैं, हड़प्पा, वैदिक, महाजनपद, मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता। और देखिए आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में एंशिएंट से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो हड़प्पा से या ऋग्वैदिक काल, मौर्य और गुप्ता से। क्योंकि गुप्ता जो है वो आपका, वैसे भी आपको पता है कि गोल्डन टाइम से कहा जाता है एंशिएंट इंडिया का। तो इससे पहले हम बेसिक ओवरव्यू अगर हम देखेंगे कि हमारे भारत में इतिहास की शुरुआत कैसे होती है। देखिए इतिहास जो है और भूगोल में, इन दो विषयों में एक अंतर ये है कि भूगोल में आप जब इतिहास का अध्ययन करते हैं, भूगोल में जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो आपने देखा होगा होलोसीन, प्लिस्टोसीन, मेसोजोइक, सेनोजोइक, वहाँ पे पूरी प्रकृति की शुरुआत से हम अध्ययन करते हैं। लेकिन इतिहास में हम मानव को केंद्र में रख के और मानव के इतिहास से ही हम इतिहास की शुरुआत करेंगे। और उसी क्रम के अंदर पहला जो अगर हम देखेंगे टाइम, तो वो था हमारा पुरा पाषाण काल। इसको पैलियोलिथिक एज कहते हैं और इसका जो समय अवधि है वो 5 लाख साल से 10,000 साल के मध्य होती है। मतलब बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह की मृत्यु से पहले, ठीक है। तो 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का ये पुरा पाषाण काल है। और इसे पुरा पाषाण इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय पत्थर के औजारों का, पत्थर के टूल्स का ही उपयोग मनुष्य करता था जानवरों का शिकार करने में, अपने औजार बनाने में, या अपनी जो भी बेसिक जो भी उसकी दिनचर्या थी उसमें सिर्फ ओनली पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। और ये पूरा पाषाण इसलिए क्योंकि इसको भी 3 चरणों के अंदर देखा जाता है। निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण। लेकिन में अंतर ये है कि पत्थरों के औजारों के अंदर भी जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, पत्थर के औजारों को भी जिस तरीके से इन्होंने डेवलप किया, तो उसको लेकर भी ये बहुत बड़ा समय काल है, 5 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक का। तो इनको भी 3 चरणों में बांटा गया है। बेसिकली पत्थर के औजारों को घिस करके उनकी ब्लेड्स, उनकी फलक बनाने में और धीरे धीरे जो भी इनकी डेवलपमेंट हुआ उसको 3 कालों के अंदर हम देखते हैं। तो देखिए पुरा पाषाण काल में पहली लोकेशन आप देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सोहन घाटी, कृष्णा नदी घाटी में और छोटा नागपुर पठार में। छोटा नागपुर पठार आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर पठार, इन क्षेत्रों में पुरा पाषाण, प्राचीन मानव के, प्रस्तरकालीन मानव के आपको साक्ष्य इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलते हैं। किस तरह के औजार इस्तेमाल करते थे? तो कुल्हाड़ी, बोरर्स, चॉपर्स, छीलने वाले, पेबल्स, फ्लेक्स, फलक, ये पत्थर के ही औजार थे जिनको मांस को काटने में, जानवरों का शिकार करने में, पेड़ों को, छालों को छीलने में, तो इस तरह के औजार ही इस्तेमाल किया करते थे। और उस समय पे देखिए दोस्तों, खेती की शुरुआत नहीं होती है और इंसान जो था वो बेसिकली जंगलों से अपने फल, फूल, कच्चे जो भी फूड गैदरिंग किया करता था।
ठीक है। खाद्य संग्राहक जिसे हिंदी में कहते हैं, खाद्य संग्रह करता था वो, और दोनों टाइप का फूड वो खाता था। जानवरों का मांस भी वो लोग खाते थे और साथ में जो जंगल से कंदमूल जो भी चीज़ें थी वो उसका भी उपयोग अपने भोजन में करते थे। क्लोथिंग थी इनकी लीव्स, पत्तों से, पेड़ की छाल से और चमड़े का ये वस्त्र उपयोग करते थे। और बेसिकली ये केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, और पेड़ों पर उस समय, पेड़ों से भी आगे जब, क्योंकि आप देखते हैं कि उस समय जंगली जानवर और मकान या बस्ती बनाने की कोई प्रथा नहीं थी, तो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर, गुफाओं के अंदर ये लोग रहते थे। आगे जब पुरा पाषाण के बाद में आप आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। धीरे धीरे और डेवलपमेंट होता है, पत्थर को भी इन्होंने और बेहतर तरीके से औजार बनाना शुरू करते हैं और थोड़ा अपना विकास अपने सोसाइटी के रूप में, सामाजिक रूप से भी अपना विकास करते हैं। तो ये जो काल है वो आपका 10,000 BC से लेकर 4,000 BC, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व का ये काल होता है। और भारत में इसके महत्वपूर्ण स्थल जो है आदमगढ़, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और बागोर राजस्थान में। देखिए दोस्तों, आदमगढ़ और भीमबेटका का नाम आप आर्ट एंड कल्चर में भी देखेंगे, क्योंकि केव आर्किटेक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, केव पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है, गुफा चित्रकला। अगर मनुष्य गुफा में रहेगा तो वहाँ पर अपने दैनिक जीवन में जो भी वो चीज़ें देखता है तो उनकी आर्ट फॉर्म में वो चीज़ें देखने को मिलेगी। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहाँ पे आदिम चित्रकला, गुफा पत्थरों को कुरेद के जो चित्र आपको देखने को भीमबेटका मिलते हैं। सेम आदमगढ़ में भी ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। बागोर राजस्थान में एक जगह है, कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में। यहाँ पर आपको सबसे पहले एनिमल रियरिंग, पशुपालन के साक्ष्य आपको बागोर में दिखाई देते। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि धीरे धीरे मनुष्य जो है वो सोशल होने लगा है, पशुओं के साथ में उसने घुलना मिलना शुरू किया, पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया गया है। तो इस समय पे जो औजार लिए जाते हैं ब्लेड्स और एरोस थे, और थोड़े से बारीक रूप से छिले हुए, तीखे, तीक्ष्ण। लिविंग पैटर्न था आपका, मैंने पहले बताया आपको, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हैड स्टार्टेड। जानवरों को पालतू बनाने का प्रथा यहाँ से शुरू हो जाती है। और क्रूड फॉर्म ऑफ फार्मिंग, प्रॉपर फार्मिंग नहीं थी ये। फार्मिंग एक तरीके से होती है कि जंगली जो भी आपके पौधे होते हैं उनके बीज आपने जंगल में बिखेर दिए और कुछ समय बाद में उनसे कुछ कंदमूल वगैरह पैदा हो गए। तो एक तरीके से ये एंशियंट फार्मिंग की टेक्निक थी जो मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल में मनुष्य द्वारा शुरुआत की जाती है। आगे हम जब आगे बढ़ते हैं तो नियोलिथिक एज में जाते हैं, इसे कहते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, और इसकी समय अवधि इसकी जो होती है वो 7,000 BC से लेकर 1,000 BC तक ये नवपाषाण काल चलता है। नवपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं वो हमारे बुर्ज होम कश्मीर में, चिरांद बिहार में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में और मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। देखिए मेहरगढ़ नवपाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है और इसका रेलेवेंस इसमें ज़्यादा है कि मेहरगढ़ से सबसे पहले कृषि के साक्ष्य, एग्रीकल्चर के साक्ष्य आपको मेहरगढ़ से मिलते हैं। और ये मेहरगढ़ की एग्जैक्ट लोकेशन है बलूचिस्तान में, ईरान और अफगानिस्तान के आसपास बॉर्डर पे ये मेहरगढ़ है। और सबसे पहले कृषि के साक्ष्य जो है मिलते हैं आपको मेहरगढ़ बस्ती से मिलते हैं। धीरे धीरे मनुष्य की शुरुआत जो अब बस्तियों में रहना शुरू कर दिया,
समाज के रूप में, एक परिवार के रूप में एक अवधारणा आई। अपने परिवार जो था, परिवार की शुरुआत आपको नवपाषाण काल में देखने को मिलती है। पशुओं को पालतू बनाने की प्रथा जो आपको नवपाषाण काल में देखने को मिलती है। इनके औजार जो थे वो एक तरीके से तीखे लेकिन घुमावदार ओवल शेप के और पॉलिश थे। एक तरीके से जब आप किसी औजार को, पत्थर को या धातु को आप पॉलिश करोगे तो उसमें बहुत तेज धार उत्पन्न हो जाएगी और जो शिकार करने में, छीलने में, काटने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। एंटीलॉप हॉर्न, बारहसिंगा या हिरण के सींगों का भी उपयोग करते थे टूल्स के रूप में। मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रूट प्रोड्यूसर सब ये लोग बन चुके हैं, मेहरगढ़ में आपने देखने को मिलता है। और वीट और बार्ले की इन्होंने सबसे पहले जो अगर कोई खाद्यान्न पैदा किया तो वो था जौ और अनाज, ठीक है। और स्त्री और पुरुष दोनों ही काम करते थे। महिलाएं घर में रहती थी और पुरुष जो था वो बाहर आखेट पे जाता था। कृषि में दोनों साथ मिलकर काम करते थे। जब जैसे ही एक सोसाइटी या सोशल रूप में आप देखते हैं ये नियोलिथिक एज में इंसान, मनुष्य आता है, तो डेड बॉडीज को भी जो जलाने की या गाड़ने की प्रथा आपको देखने को मिलती है। उनके साथ में देखेंगे अपने इम्पोर्टेंट जो भी औजार थे वो साथ में लेके वो अपनी कब्र में उनको रखते थे। तो एक तरीके से इंसान जो था वो सोशल होना शुरू कर देता है नवपाषाण काल से। और इसी के साथ में आगे हम पहुंचते हैं ताम्रपाषाण काल में, जिसको चल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, ताम्रपाषाण काल का जो समय है वो 2800 से लेकर 700 बीसी तक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तांबे की खोज, पहला धातु, पहला मेटल जो इंसान के द्वारा खोजा गया वो था तांबा। और जब तांबे की खोज कर ली जाती है तो बहुत सारे औजार भट्टियों में गला के वो तैयार करने लगे। फलक, तीर, हल, बहुत तरह की धातु के जो भी उपयोग हो सकते थे, इन्होंने तांबे को भट्टी में गला के इन्होंने उपयोग करना शुरू करते हैं ये। और राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थल है आहड़, एमपी में मालवा, जोरवे महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं। पत्थर और कॉपर, ताम्रपाषाण मतलब तांबा और कॉपर दोनों के मिला के ये हथियार बनाते थे, तो इसीलिए इसको ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड हार्पून्स, फेंक कर, एक तरीके से भाला होता है जिसे फेंक कर पशुओं की शिकार में इसको उपयोग किया जाता है। तांबे की कुल्हाड़ियाँ, इनका उपयोग ये हथियार के रूप में करते हैं। लिविंग पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले इनका विलेज लाइफ की शुरुआत होती है। और एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन आप देखते हैं कि नवपाषाण काल में शुरू होता है, लेकिन डेवलप्ड रूप से ये लोग ताम्रपाषाण काल में इसकी करते हैं। मकान ईंटों से और मिट्टी से बनाना शुरू करते हैं। कॉटन का उपयोग करते हैं वस्त्र के रूप में। और इन लोगों का भी विश्वास था कि मनुष्य की भी एक लाइफ होती है, जब मनुष्य मर जाता है उसके बाद में भी वो अगले जन्म में जाता है और उसकी दूसरी लाइफ होती है। तो एक तरीके से सिविलाइजेशन की दृष्टि से भी मनुष्य आगे बढ़ता है ताम्रपाषाण काल में। और ताम्रपाषाण काल में जितने भी डेवलपमेंट होते हैं उसी के कारण ये एक अलग चरण में चले जाते हैं। भारत के अंदर हम उसको सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। और ये ताम्रपाषाण काल का ही अगला चरण है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत आपकी 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। बहुत सारे हिस्टोरियंस के बीच में मतभेद है इनकी अवधि को लेकर, लेकिन एक प्रामाणिक अवधि जो है उसकी 2500 से लेकर 1750 बीसी तक इनकी अवधि मानी जाती है।
देखिए ताम्रपाषाण काल में आप देखेंगे तांबे का आविष्कार हो चुका था, और तांबे के साथ में एक नई धातु ये लोग टिन जो है वो फारस से व्यापार के माध्यम से ये लोग प्राप्त करते हैं, और दोनों को मिक्स करके एक अलॉय बनाते हैं जिसे कांसा कहते हैं, कांसा या उसको ब्रॉन्ज भी कहते हैं। तो जब इन्होंने ब्रॉन्ज का उपयोग करना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि ब्रॉन्ज जो है वो तांबे से ज़्यादा हार्ड है यूज़ करने में, उससे ज़्यादा बेहतर उपयोग हथियार या औजार के रूप में कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छी सभ्यता, नगरीय सभ्यता की शुरुआत होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में, और ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता कहलाती है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पहले का इतिहास जो है वो लिखा नहीं गया है, उसे प्री हिस्टोरिक एरा कहा जाता है या प्राक ऐतिहासिक काल। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक स्क्रिप्ट की खोज होती है, लिपि की खोज होती है, लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इस काल को प्रोटो हिस्टोरिक कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक इस मायने में है कि इसकी लिपि तो है लेकिन पढ़ी नहीं गई है, तो एक तरीके से आधा अधूरा हमें इतिहास की जानकारी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हुई है अब तक। शुरुआत इसकी होती है भारत के अंदर पुरातत्व विभाग की जो गठन है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा कर दिया जाता है, और उसमें एक जॉन मार्शल अधिकारी होते हैं सबसे पहले इन्होंने, और भारतीय एक होते हैं दयाराम साहनी। ये दोनों मिलकर 1921 में एक जगह की खोज करते हैं पाकिस्तान के अंदर। उस स्थल का नाम होता है हड़प्पा, और हड़प्पा में जब ये उत्खनन करते हैं तो पाते हैं कि एक बहुत प्राचीन सभ्यता है, लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास, 2000 से 3000 ईसा पूर्व के आसपास में। और जिस तरीके से इनको साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनसे पता लगता है कि ये बहुत विकसित और डेवलप्ड सभ्यता है, और धीरे धीरे उस पर काम शुरू करते हैं ये। तो बेसिकली जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो भूगोल है, जो क्षेत्र है, वो लगभग सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन नदियों के क्षेत्र के अंदर ये सभ्यता का क्षेत्र होता है। और हड़प्पा सबसे पहला स्थल होता है जिसकी खोज की जाती है। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट प्लेस टू डिस्कवर्ड एज ए हड़प्पा सिविलाइजेशन और सिंधु वैली सिविलाइजेशन। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला स्थल जो था वो हड़प्पा था। हड़प्पा के बाद में जो सेकंड इंपॉर्टेंट स्थल जो था वो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक सिंधी शब्द है और इसका अर्थ है मुर्दों का टीला। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये सबसे इम्पोर्टेंट स्थल आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ से जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से परिभाषित करते हैं। तो सिंध रीजन के अंदर पाकिस्तान में ये मोहनजोदड़ो है, और ये सिंधु नदी के किनारे है, जबकि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंध क्षेत्र के अंदर जो है वो इंडस या सिंधु नदी के क्षेत्र में ये स्थल है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में जो टाउन प्लानिंग है, जो नगर व्यवस्था है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए इसको इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि मकान और जिस तरीके से बाज़ारों का निर्माण किया गया था उस सभ्यता में बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्चर की दृष्टि से, और एज ए सिटी प्लानिंग के रूप से अगर देखें तो वो बहुत ही बेहतरीन उस समय की व्यवस्था थी। उसके बाद में आप देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की फर्स्ट साइट हड़प्पा थी, और ऑलमोस्ट ये सारी सिविलाइजेशन के जो स्थल थे वो इंडस, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं।
ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, ये शायद मोहनजोदड़ो का, बिल्कुल मोहनजोदड़ो का स्नानागार है ये। ये खोजा गया है मोहनजोदड़ो में। आगे देखें, किसी भी सिविलाइजेशन, किसी भी स्थल को किसी भी समय में सभ्यता किस रूप में माना जाएगा? तो सभ्यता के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि उनके पास में अपनी स्क्रिप्ट होनी चाहिए और उनके पास में एक नगरीय व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर वे में रह रहे हैं, उनके बाजार, उनके मकान, उनकी नालियों की व्यवस्था अगर बहुत ही सिटी के हिसाब से, नगर के हिसाब से, और दूसरी बात उनके पास में अपनी लिपि है। अगर लिपि और शहरीकरण, अगर ये दोनों शर्तें अगर कोई स्थल पूरी करता है तो उसे एक सिविलाइजेशन, सभ्यता का नाम हम दे सकते हैं। तो आपको पहले हम बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता में भी एक नगरीय व्यवस्था थी, बिल्कुल नगरों के हिसाब से शहरों का निर्माण किया गया था। दूसरी बात, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट भी, एक लिपि भी आपको देखने को मिलती है, और ये लिपि थी भाव चित्रात्मक। पिक्टोग्राम। तो लिपि के रूप में बहुत सारे चित्र जो होते हैं, उन चित्रों को मिलाकर ये लिपि बनाई गई है। अभी तक पढ़ी नहीं गई है, लेकिन लिपि थी, क्योंकि हमें बहुत सारी मुहरें हैं और वहाँ से अब जो हमें मुहरें मिली है वहाँ पे इस तरह की भाव चित्रात्मक हमें लिपि देखने को मिलती है। तो दोनों शर्तें हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी करती है। पिक्टोग्राफिक, ठीक है। और ये जो हमारी सिंधु घाटी की जो लिपि थी वो हमारी मुंडा सभ्यता जो है, मुंडा ट्राइब है, जनजाति है, उससे भी मिलती जुलती है। और ये मुंडा ट्राइब जो है वो झारखंड की ट्राइब है, ठीक है। देखिए सिविलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे वेस्टर्न हिस्टोरियंस और इंडियन हिस्टोरियंस दोनों के मध्य विभेद देखने को मिलता है इसमें। तो वेस्टर्न हिस्टोरियंस कहते हैं कि उस समय जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ये इराक में दजला, फरात, यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी के किनारे जो सभ्यता थी, उनसे ये सभ्यता की शुरुआत हुई है। या फिर उस समय नील नदी की सभ्यता, देखिए उस समय तीन महत्वपूर्ण सभ्यताएं आपको देखने को मिलती है। चीन में हवांग हो सभ्यता, हवांग हो नदी के किनारे जो थी, नील नदी के किनारे सुमेरियन सभ्यता, और तीसरी सभ्यता जो हमने बताया पहले, इराक के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन वेस्टर्न हिस्टोरियंस का जो ये तर्क था वो हमारे इंडियन हिस्टोरियंस ने नकार दिया, और बहुत सारे डाटा उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि हमने जो नवपाषाण काल में जिस तरीके से डेवलपमेंट किया था, उसी डेवलपमेंट के रूप में हमने कृषि को अपनाया। कृषि के रूप में हमने बहुत सारी फसलों की यहाँ शुरुआत की, जौ और अनाज को उपजाया, और जब हमारे पास में सरप्लस हुआ, जब हम पैदा करते करते जब इस मात्रा में पहुंच गए कि हम उसको अधिशेष को व्यापार कर सकें, तो व्यापार के रूप में इन व्यापारिक नगरों की शुरुआत होती है, और इसी व्यापारिक नगरों ने इसी सभ्यता के रूप में आगे पहुंचाया। तो हमारे इंडियन हिस्टोरियंस ने ये कहा कि ये सिर्फ हमारी इंडिजीनियस सभ्यता है, हमारी स्वयं की सभ्यता, और ग्रेजुअली हमने नवपाषाण काल के बाद में ताम्रपाषाण काल, और ताम्रपाषाण काल के बाद में हमने कांस्य युग के अंदर ये ग्रेजुअली हमने अपना डेवलपमेंट किया है। तो ये कोई बाहर की सभ्यता से नहीं है, ये हमारी भारतीय सभ्यता से ही उत्पन्न एक सभ्यता है। देखिए बहुत सारे स्थल जो हैं, लगभग 1400 स्थल जो हैं अब तक खोजे जा चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, जिनमें 900 जो है इंडिया में है, और 400 के आसपास जो है, 500 पाकिस्तान में।
तो सबसे महत्वपूर्ण स्थल अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में देखते हैं तो वो है मोहनजोदड़ो। एंड लिटरल मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज माउंट ऑफ द डेड, मुर्दों का टीला। तो मोहनजोदड़ो से हमें कौन से महत्वपूर्ण चीजें हमें देखने को मिलती है, तो हमने अभी आपको मैंने एक फोटो में बताया था ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो। ये सबसे बड़ी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, ग्रेट बाथरूम। और ये बाथरूम इस एक वृहद स्नानागार जो है, इसका उपयोग एक धार्मिक स्नान के रूप में ये लोग करते थे। कोई महत्वपूर्ण उत्सव के समय या कोई इनका समय होता होगा जिस समय ये इस सामूहिक रूप से इस ग्रेट बाथ का यूज करते थे। उसके साथ में बहुत सारे नल, पानी के स्रोत भी आपको देखने को मिलते हैं चारों तरफ उस ग्रेट बाथ के। उससे पता लगता है कि साहब ये एक धार्मिक स्नान के लिए इसका उपयोग करते थे वो। ह्यूज बाथ मेड अप ऑफ बेक्ड ईट्स, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। और इट वॉज प्रोबेबली यूज फॉर पब्लिक सेरेमनीज एंड वॉज सिचुएटेड इन द पब्लिक प्लेस। शहर के बीच के स्थल पे, केंद्र स्थल पे ये ग्रेट बाथ जो है आपका स्थित होता है। तो इससे पता लगता है कि सभी लोग सामूहिक रूप से ऐसी सामूहिक जगह का इस्तेमाल करते थे सामूहिक स्नान के लिए ये। और ये एक तरीके से धार्मिक स्नान हम कह सकते थे, पुष्कर में या गंगा में हम जाके सामूहिक स्नान करते हैं। इसी तरीके से एक ग्रेट बाथ भी शायद उसी तरह का एक धार्मिक स्नान रहा होगा। देयर वर रूम्स अराउंड द बाथ फॉर चेंजिंग क्लोथ्स एंड वेल्स टू पुअर वाटर। चारों तरफ उस ग्रेट बाथ के चारों तरफ कपड़े चेंज करने के लिए बहुत सारे रूम्स मिले हैं। साथ में कुएं मिले हैं ताकि वहां से पानी निकाल के उसका उपयोग कर सकते हैं वो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इसमें मिली है नर्तकी की कांसे की मूर्ति। क्योंकि ताम्रपाषाण काल से हम पहुंच चुके हैं कांस्य युग में, और कांस्य युग में कांसे का आविष्कार हो चुका है। तो कांसे की एक मूर्ति, एक नर्तकी की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। और ये मोहनजोदड़ो की मोहनजोदड़ो स्थल में ही हमें मिलती है। यूज ऑफ ब्रॉन्ज, तो ये चीज हम बात कर चुके हैं पहले। थर्ड हम देखते हैं द ग्रेट ग्रैनरी, वृहद अन्नागार। सिंधु घाटी सभ्यता में अब तक सबसे बड़ी बिल्डिंग जो अगर हमें देखने को मिलती है तो वो होती है वृहद अन्नागार। जब आसपास के गांवों से, ग्रामीण बस्तियों से अनाज इकट्ठा होकर शहरों में आता था तो शहर के व्यापारी उन्हें एक जगह इकट्ठा करते थे। शायद बड़े बड़े कोठियों के रूप में उन्हें एकत्रित कर लिया जाता था और बाहर शायद उसे व्यापार करने के लिए भेजा जाता होगा, या कुछ समय बाद 6 महीने, 8 महीने या साल भर तक के लिए उसको स्टोर किया जाता था। तो ये वृहद अन्नागार, ग्रेट ग्रैनरी हमें मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है। वॉज यूज टू स्टोर एक्सेस ग्रेन्स। और इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक तरह का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब आपके पास में व्यापार होगा उस व्यापार को रेगुलेट करने के लिए आपके पास में कुछ अधिकारी होंगे, कुछ विभाग होगा। तो यहाँ से हमें थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापारी वर्ग और एडमिनिस्ट्रेशन वर्ग की भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ देखने को मिलती है। देयर वॉज पॉसिबल ये टैक्सेशन सिस्टम। देखिए व्यापार है, नगर है, तो कुछ टैक्स भी होगा। हालांकि इसके कोई हमें साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि टैक्स सिस्टम भी वहाँ था। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि कॉटन का भी यूज उस समय में शुरू कर दिया गया था। कॉटन, क्योंकि आसपास के गांव में जब अनाज उपजा रहे थे तो कॉटन की भी खेती शुरुआत हो चुकी थी। और वस्त्र के रूप में
कॉटन का उपयोग करना शुरू कर दिया था। मोहनजोदड़ो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि वहाँ से सबसे ज़्यादा मुहरें जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ज़्यादा मुहरें आपको यहाँ देखने को मिलती है मोहनजोदड़ो में। और ये जो मुहरें थी वो मूल रूप से सेल खड़ी, एक तरह की मिट्टी होती है और इस मिट्टी की बनी हुई ये मुहरें होती थी, ढाल के, मिट्टी को, कच्ची मिट्टी को पका के उसको ढाल के सेलखड़ी के मुहरें मिलती है। और इन मुहरों का जो आकृति थी वो गोल भी थी, स्क्वायर भी थी और सिलेंड्रिकल, बेलनाकार। तो तीनों तरह की आकृतियों में उस समय की मोहर आपको मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है। और सील्स के ऊपर वहाँ की स्क्रिप्ट में मैं आपको कह रहा हूँ कि भाव चित्रात्मक वहाँ की लिपि थी। भाव चित्रात्मक लिपि के कुछ अक्षर आपको उन मोहरों में भी देखने को मिलते हैं। और ये जब अक्षर उस समय जो लिखे हुए थे, इससे एक तरीके से पता लगता है कि वहाँ कोई अथॉरिटी थी जो उस चीज़ को ऑथेंटिसिटी करती थी उस चीज़ की, कि भाई यहाँ हमारा शासन है, ये हमारी मुहरें हैं, मोहनजोदड़ो, ये सिंधु घाटी सभ्यता की ये है। और एक जो मोहर है उस पे पशुपति शिव या आद्य शिव की आकृति हमें देखने को मिलती है। पूर्ण रूप से शिव नहीं है, लेकिन वो एक तरीके से शिव के रूप की ही आकृति है। उससे पता लगता है कि कुछ उस समय धर्म के स्तर पे भी थोड़ी बहुत मान्यताएं लोगों की शुरू हुई, और पशुपति शिव जैसे कुछ देवता हैं या वही हैं, उनकी मान्यता सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। सेकंड इंपॉर्टेंट स्थल जो है वो हड़प्पा, और हड़प्पा के नाम पे ही सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का नाम भी रखा गया। और दिस वॉज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड। सबसे पहले दयाराम साहनी और सर जॉन मार्शल द्वारा इस स्थल की खोज की गई। और इस स्थल में जो हमें देखने को मिलता है 12 अन्नागार, 6 की रोज में ये अन्नागार हमें हड़प्पा स्थल में देखने को मिलते हैं। और दूसरी सबसे ज़्यादा मोहरों की सबसे ज़्यादा संख्या में मोहनजोदड़ो में देखने को मिली, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सील्स हमें हड़प्पा में देखने को मिलती है। और वेरियस टाइप्स ऑफ सेमेट्रीज, कब्रिस्तान के रूप में हमें हड़प्पा के अंदर R37 देखने को मिलता है। और लोगों की अलग अलग अपनी एस्पिरेशंस थी कि किस तरीके से वो शव कोई जलाएगा या कोई उसका गाड़ेगा। तो विभिन्न प्रकार की जो बरियल प्रोसेसेस थी वो भी हमें यहाँ से हड़प्पा से हमें देखने को मिलती है। अलग अलग धर्म या अलग अलग समुदाय के लोग थे, अलग अलग अपने तरीके से वो शवों का अंतिम संस्कार करते थे। नेक्स्ट जो स्थल है वो है कालीबंगा। और ये कालीबंगा जो है वो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा जो था वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बाद में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थल था। इसीलिए कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी, थर्ड कैपिटल भी इसको कहा जाता था। अच्छा, कालीबंगा में ऐसा क्या मिला है जिसके कारण हम इसको देखते हैं। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर घग्गर, एंड जो खेती के साक्ष्य, हल के साक्ष्य हमें कालीबंगा में देखने को मिलते हैं, हल के। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे हड़प्पा से पहले की सभ्यता और हड़प्पा की बाद की सभ्यता का भी हमें यहाँ पे स्थल देखने को मिलता है। दूसरी बात है यहाँ पे पकी हुई ईंटों का भी, पकी हुई और अलंकृत ईंटें,
हमें कालीबंगा से देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो स्थल है वो लोथल। लोथल जो है गुजरात में है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि यहाँ पे इनका बंदरगाह होता है जहाँ से ये समुद्री व्यापार पश्चिम में अन्य सभ्यताओं के साथ में ये किया करते थे। तो इट वॉज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर भोगवा। भोगवा नदी के किनारे ये लोथल जो है, और जो भोगवा नदी उसी को एंशिएंट साबरमती नदी भी कहते हैं। यहाँ पे बंदरगाह मैंने आपको बताया, बंदरगाह का साक्ष्य यहाँ पे मिलता है। बहुत सारी नावें यहाँ आती थी, ट्रेड करती थी मेसोपोटामिया और इन सभ्यताओं के मध्य जो व्यापार होता था, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि टिन जो था वो राजस्थान में या हमारे इंडिया में नहीं होता था, राजस्थान में ओनली तांबा होता था, और जो टिन था वो ईरान और दूसरी जगहों से, मध्य एशिया से मंगवाया जाता था और उसी को मिलाकर कांसा या ब्रोंज बनाया जाता था। तो बेसिकली ये जो आपका लोथल था वो ट्रेड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था। इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ से होता था। कन्फ्रेंस दैट मैरीटाइम एक्टिविटीज ड्यूरिंग दैट टाइम। और हमने बताया कि आपको पहले इराक, ईरान और मेसोपोटामिया के साथ में हमारा ट्रेड हुआ करता था। फायर ऑल्टर्स जो था वाणाग्र, मतलब अग्नि के फेंक कर चलाए जाने वाले एक तरीके से तीर होते हैं, ये भी हमें लोथल से मिलते हैं। और डबल बरियल, दोहरा शवाधान, देखिए ये भी एक तरह की शवदान की प्रक्रिया है। जब एक पति की जब मृत्यु होती है तो उसके साथ में एक महिला या उसकी पत्नी को भी उसके साथ में दफना दिया जाता था। तो इस तरीके से सती प्रथा के रूप में हम देख सकते हैं। हालांकि ऐसा प्रथा नहीं थी हर जगह लेकिन लोथल में ऐसी कब्र मिली है जहाँ पे डबल बरियल का हमें साक्ष्य देखने को मिलता है, दोहरा शवादान हमें देखने को मिलता है लोथल में। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो था उनका टाउन प्लानिंग। और टाउन प्लानिंग इस तरीके से था कि चेसबोर्ड पैटर्न में ये लोग घर बने हुए थे, प्रॉपर बिल्कुल समकोण पे रोड काट रही हैं, बिल्कुल प्रॉपर वे में 90 डिग्री पे आपको मिलेंगे घर। ये रोड्स बिल्कुल प्रॉपर रोड्स, ये भी रोड्स, बीच में घर। तो एक तरीके चेसबोर्ड पैटर्न पे ये सभ्यता के जो शहर थे वो बसे हुए थे। द सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं उनमें सबसे बड़ी खास बात ये रही कि ये जो स्थल हैं वो 2 भागों में विभाजित थे। जो पश्चिम वाला जो भाग होता था वो थोड़ा ऊंचा होता था, और जो पूर्व वाला भाग होता था वो बड़ा होता था और निचला, इसे किला कहा जाता था और उसे पूर्वी हिस्सा कहा जाता था। तो देखिए ये जो पश्चिमी हिस्सा जो था वो कहा जाता है कि यहाँ पे बड़े व्यापारी वर्ग, धनिक वर्ग या जो भी उस समय शासन करते थे उन वर्गों का रिहाइश का ये क्षेत्र था। और जो पूर्वी जो हिस्सा था वो आम लोगों के लिए रहने का, बाजार का हिस्सा था। तो जो पश्चिमी हिस्सा था उसे सिटाडेल कहा जाता है, और रूलिंग क्लास वहाँ पे रहती थी। ग्रेनरी, ग्रेट बाथ और जो ये चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, वो हमें वेस्ट पार्ट में देखने को मिलती है। और जो लोअर टाउन होता है, जो ईस्ट वाला पार्ट था, वो जो निचले लोग थे, निचले वर्ग के, लोअर क्लास के पीपल थे, उनके लिए वो उपयोग किया जाता था। हाउसेज वर बिल्ट फ्रॉम बर्न्ट ब्रिक्स, बोथ सिंगल एंड डबल स्टोरीड। देखिए ईंटों को, कच्ची ईंटों से पका के मकानों की शुरुआत हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। और ईंटों का भी उपयोग अलंकृत रूप से विभिन्न प्रकार की ज्यामिति और उस समय की जो भी लिपि थी उस पे अक्षरों का निर्माण करके अलंकृत ईंटों की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट चीज, जो डोर्स और विंडोज थे घरों के, वो मेन रोड पे ना खुल के पीछे की तरफ खुलते थे ताकि धूल मिट्टी ना आए, या अगर छोटे बच्चे जो हैं अगर वो बाहर निकलेंगे तो दुर्घटना हो सकती है।
तो ये भी टाउन प्लानिंग का ही एक बहुत महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलता है। द स्ट्रीट्स वर स्ट्रेट एंड कट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। तो मैंने आपको पहले बताया कि बिल्कुल स्ट्रेट सीधे रास्ते होते थे और 90 डिग्री पे ये रास्ते एक दूसरे को काटते थे। और ड्रेनेज जो सिस्टम था यहाँ का, नालियाँ थी बिल्कुल प्रॉपर, हर घर के बाहर से एक नाली जाती थी और वो मेन नाली में जाके वो मिल जाती थी, और मेन नाली जो थी वो एक बड़े नाले से मिलकर शहर के बाहर निकल जाती थी। तो ड्रेनेज सिस्टम भी जो था टाउन हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही उच्च स्तर पे था। क्रॉप पैटर्न ऑफ हड़प्पन्स। देखिए कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हो जाती है, लेकिन उस समय ओनली जौ और गेहूं का ही उत्पादन होता है, लेकिन बहुत सारी फसलों का उत्पादन हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। चावल की भी खेती हमें, वीट, बार्ले और मस्टर्ड और कॉटन, कई सारी फसलों की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता में हमें देखने को मिलती है। और फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ग्रो कॉटन, हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे वो पूरे विश्व में सबसे पहले कॉटन का उत्पादन करने वाले स्थल के रूप में देखने को मिलता है। और वाटरमेलन, पी और डेट्स, खजूर, वाटरमेलन और पी भी हमें यहाँ इन स्थलों से हमें इनके साक्ष्य मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का सर्वाधिक उपयोग किया गया? तो अगर मैं पूछूं कि किस धातु का उपयोग सबसे अधिक हड़प्पा सभ्यता में किया गया, तो आप लोग बोलेंगे कि ब्रॉन्ज का किया, कांसा का किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज किया गया वो था कॉपर का, क्योंकि कॉपर से ही ब्रॉन्ज का निर्माण होता है। तो एक तरीके से जो आपकी मेटल इंजीनियरिंग भी आपको देखने को मिलती है, हड़प्पन्स ने जिस तरीके से टिन को और तांबे को मिला के एक नया अलॉय ब्रॉन्ज बनाया, और ये ब्रॉन्ज से इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण औजार और उपकरण बनाए। तो दे वर द फर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड टू यूज कॉपर एंड इट वाज द अर्लीस्ट मेटल यूज्ड इन इंडिया। सबसे पहला धातु जो था वो तांबा निकल के आता है। और दे यूज ब्रॉन्ज एज विच वॉज एन अलॉय, ब्रॉन्ज की भी फिर तांबे के साथ में टिन मिला के इन्होंने ब्रॉन्ज एक नया अलॉय बनाया। और गोल्ड और सिल्वर के भी एविडेंस मिलते हैं कि वो उपयोग करते थे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कंफर्म साक्ष्य नहीं मिला है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की खानें हड़प्पा सभ्यता के आसपास नहीं थी। गोल्ड जो था वो कोलार में, कर्नाटका में था, और सिल्वर उस समय इंडिया में नहीं मिल रहा था। और आयरन वॉज नॉट यूज बाय द पीपल ऑफ हड़प्पन। जो लोहे की शुरुआत, लोहे का आविष्कार लगभग 1000 ईसा पूर्व में होता है, तो उस समय पे लोहे की शुरुआत नहीं हुई थी। ओनली ब्रॉन्ज और कॉपर मेटल्स ही आपको देखने को मिलते हैं। आगे देख रहे हैं एनिमल्स इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। किन किन पशुओं के साक्ष्य हमें मिलते हैं? मनुष्य ने उस समय तक, नवपाषाण काल में आपने देखा होगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल रियरिंग की शुरुआत हो चुकी थी। बागोर में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है, बागोर में पशुपालन के साक्ष्य। तो कौन कौन से जानवर उस समय हड़प्पा सभ्यता में पाले जाते थे? तो बेसिकली काउज, डॉग्स, शीप और बफेलो, बेसिक जो एनिमल्स जो थे वो उनका डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था, गाय का, कुत्तों का, भेड़ और बफेलो का। वाइल्ड एनिमल्स, राइनोस और टाइगर्स के बारे में भी हमें साक्ष्य मिला है। मोहरों पे, बहुत सारी मोहरों पे हमें देखने को मिला है कि राइनोस, एलिफेंट उस समय पे हड़प्पा सभ्यता के काल में ये जानवर भी उपस्थित थे। हॉर्स का हमें प्रॉपर सिग्निफिकेंट कोई ऐसी जगह नहीं मिली है जहां से हॉर्स का, लेकिन सुतकोड़दा एक जगह है गुजरात में, यहां से एक हल्का सा एविडेंस हमें मिलता है कि शायद घोड़े का पालन या घोड़ा उस समय पे था, लेकिन प्रॉपर हर जगह से
सभी जगहों से घोड़े जैसे जानवर, क्योंकि घोड़े को उस समय पालतू नहीं बनाया जा सका था, घोड़ा उस समय इस क्षेत्र में नहीं था। अच्छा, व्यापार और वाणिज्य कैसा था उस समय पे? तो हमने पहले बात कर चुके हैं कि व्यापार और वाणिज्य सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत उच्च स्तर पे था। जब ग्रेन्स का सरप्लस, खाद्य अधिशेष की जब अधिकता हुई तो हम उसको बेचने लगे, बाहर से भी व्यापारी आकर यहाँ पे ट्रेड करने लगे, हमने टिन बाहर से मंगवाया। तो व्यापार वाणिज्य हड़प्पा सभ्यता में बहुत उच्च स्तर पे था। सील मैन्युफैक्चरिंग, मोहरों का निर्माण, और वो भी बड़े पैमाने पे मोहरों का निर्माण उस समय पे होता था। टेराकोटा आर्टिकल्स, मिट्टी के खिलौने, भी उस समय पे बनाए जाने लगे थे और वो भी बाजार में अच्छी मात्रा में बिकते थे, क्योंकि बच्चों को खेलने के लिए या घर में सजावट के लिए भी इनका उपयोग उस समय पे किया जाता था। तो इनकी भी इंडस्ट्री उस समय आपको काफ़ी विकसित देखने को मिलती है, व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। जब एक सिविलाइजेशन थी तो सिविलाइजेशन के रूप में वहाँ व्यापार वाणिज्य था, तो कला संस्कृति भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग जो हैं नगरों में रह रहे हैं। तो मृदभांड कला, मटकों का निर्माण, पॉटरीज, बहुत तरह की डिशेस आपको देखने को मिलती है। सिंपल पॉटरी जैसे ग्लास, बाउल्स, डिशेस, और इनकी साइज थी गोल, स्क्वायर या सिलेंड्रिकल। और ब्लैक एंड रेड, काले और लाल मृदभांड भी आपको देखने को मिलते हैं। ब्लैक कलर का उनके ऊपर बेस होता था और उसके ऊपर लाल रंग का कलर या डिजाइन वो बनाते थे। तो दो तरह के सिंपल पॉटरी और ब्लैक एंड रेड पॉटरीज उस समय आपको देखने को मिलता है। वहाँ की संस्कृति के बारे में आपको काफ़ी जानकारी ये देते हैं। सील्स ऑफ दिस पीरियड सजेस्ट दैट दे यूज वुडन कार्ट्स, लकड़ी की बैलगाड़ियाँ या लकड़ी की कार्ट्स का ये उपयोग सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे, और ये गाड़ी बनाना भी एक तरीके से आर्ट थी। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ये लकड़ी उद्योग के रूप में भी आप इसको आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से देख सकते हैं। लकड़ियों की पेड़ों की कटाई करके, लकड़ी का उत्पादन करके और वुडन कार्स को बनाना। आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग, लोथल में आपने देखा होगा गोदीबाड़ा बंदरगाह था, तो जहाज निर्माण भी उस समय पे अच्छी मात्रा में नावों और जहाज़ों का निर्माण भी होता था। और ट्रेड जो था वो बहुत इंटरनल, हमारे भारतीय क्षेत्रों के अंदर भी ट्रेड होता था और विदेश व्यापार भी उस समय में होता था। नेक्स्ट अगर हम आगे देखेंगे तो देखिए ये मोहरें हैं, ये बैल है। तो विभिन्न प्रकार के जानवर से आप देख सकते हैं कि शायद राइनो है। तो इससे पता चलता है कि उस समय ये इन जानवरों से परिचित थे। ये जंगली जानवर है बेसिकली, लेकिन ये जंगली जानवरों को आपस अपने दूर के क्षेत्रों में देखते थे और उनसे ये प्रभावित होकर इन्होंने अपने आर्ट फॉर्म में इनको बनाया भी है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि हमने मोहनजोदड़ो में एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमने देखी। एक पुरोहित की मूर्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ब्रॉन्ज की बनी हुई है, मोहनजोदड़ो से मिलती है। ये वहाँ की पॉटरी है, ये वहाँ की मोहरें हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के ये खुदाई किए जाने वाले स्थल हैं। तो बेसिक ओवरव्यू आपको देखने को इनको देखा हो किस तरह की आर्ट कल्चर उनकी किस उस समय में कितनी उन्नत थी, कितनी विकसित थी, ये आप यहाँ देखकर पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं धर्म और उनके विश्वास की। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई ऐसा धर्म हमें देखने को नहीं मिलता। वहाँ का जो धर्म था बेसिकली
हम कह सकते हैं कि वो एक प्राकृतिक धर्म को पूजते थे, क्योंकि ना तो कोई मंदिर हमें देखने को मिला है वहाँ पे, ना हमें कोई विभिन्न पूजा अर्चना के कुछ साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उस समय एक प्राकृतिक देवता की वो पूजा करते थे, जो उस रूप में हम देखते हैं कि नेचर वर्शिपर्स, प्रकृति की पूजा करने वाले लोग, और व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से भी उनके धार्मिक विश्वास हमें देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो में हमने जो विशाल स्नानागार देखा, वो उनका सामूहिक विश्वास का ही प्रतीक के रूप में हमें देखने को मिलता है। आइडल्स फाउंड कन्फर्म प्राइवेट वर्शिप, लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने देवताओं की भी पूजा उस समय किया करते थे, लेकिन रिलीजन के रूप में उस समय कोई धर्म या संप्रदाय के रूप में हमें कोई ऐसा समुदाय देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ और क्या कारण रहे और किस समय का पतन हुआ। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, और सबसे पहली जो थ्योरी थी वो मार्टिमल व्हीलर ने दी, और उन्होंने बताया कि आर्यंस जो थे वो उनका अटैक हुआ और उसकी वजह से इनका ट्रेड जो था वो डिक्लाइन कर गया और ये लोग अपने वापस ग्रामीण चरण में चले गए। और इस थ्योरी का जो ड्रॉबैक है मेन वो क्या था कि आर्यंस जो थे लगभग वो 1500 ईसा पूर्व के आसपास में है, जबकि ये सभ्यता आपको 1750 तक ही देखने को मिलती है, तो ये थ्योरी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। रिक्स ने थ्योरी ये दी है कि उस समय पे अर्थक्वेक और जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में जो बाढ़ आती है उसके माध्यम से भी हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों का पतन हुआ। लेकिन इसका भी मेन ड्रॉबैक ये है कि सर्टेन रीजन्स जो थे हड़प्पा सभ्यता के वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुए। अगर बाढ़ और अर्थक्वेक अगर आता है तो पूरी सभ्यता के एक एक स्थल नष्ट होते, लेकिन बहुत सारे स्थल जो थे वो कंप्लीटली उस समय समाप्त नहीं हुए। और हमारे एक इंडियन हिस्टोरियन थे फडणवीस, उन्होंने ये कहा गया है कि प्राकृतिक असंतुलन इस सबसे रीजनेबल जो है कारण माना जाता है कि प्राकृतिक असंतुलन, नदियों के बहाव में परिवर्तन आ चुका, वहाँ की पारिस्थितिकी में परिवर्तन आ चुका, जिसके कारण वहाँ का क्रॉप पैटर्न में परिवर्तन आया, खाद्य उत्पादन में कमी हुई, और जब खाद्य उत्पादन में कमी हुई तो नगरों में जो आने वाला ट्रेड है वो भी समाप्त हुआ, और इसी प्रकार ये सभ्यता भी लगभग 1750 तक समाप्त हो जाती है। ओके, थैंक यू।